हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी जामिया इंटर्स अड्डा। एक बार फिर आ चुके हैं हम आपके सामने मंथली करंट अफेयर लेकर के। ये फरवरी मंथ का करंट अफेयर है, ठीक है, जो जामिया इंटर्स अड्डा आपको फ्री वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आपके एंट्रेंस में, चाहे वो जामिया का एंट्रेंस होने वाला हो, आपका एएमयू का होने वाला हो, या सीयूईटी वगैरह का किसी का एंट्रेंस होने वाला हो, या फिर किसी भी अदर कोई भी इंट्रेंस होने वाला हो यूनिवर्सिटी लेवल पर, उसमें आपको डायरेक्ट इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको इसके अलावा करंट अफेयर के लिए कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मंथली करंट अफेयर का सेशन है बस वही देखा करें आप, ठीक है। इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये 2 नंबर दिए हुए हैं। और अगर हमसे फ्री गाइडेंस भी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हम बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनियन बजट 2026-27 का इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर करता है इसको। फाइनेंस का जो मिनिस्टर होता है राइट नाउ, निर्मला सीतारमन इज अ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। तो बात है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितनी बात करी गई है प्रोजेक्टेड की, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंडिचर सोचा है कि हम इतना करेंगे, वो बजट में बताया गया है 53.5 लाख करोड़ रुपीस का। ओके, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, यूनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, पहली बात तो समझो, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बजट जैसा कोई वर्ड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट को तो हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन इसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। आर्टिकल 112 में इसका जिक्र है। यूनियन बजट इज कॉल्ड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें और सारी की सारी की चीजें होती हैं। इसमें रिसिप्ट्स का जिक्र होता है और एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। और फाइनेंशियल, व्हाट इज द रिसिप्ट एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो का पर्पस है कि हम आपको करंट अफेयर पढ़ाएं, ना कि बताएं रिसिप्ट क्या होती है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा वगैरह, ये सब मान लीजिए। तो ये हमने अपनी स्टैटिक इकोनॉमिक्स की क्लास में बताया हुआ है। तो अगर वो लेना चाहे तब भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ग्रेमी अवार्ड मिला हुआ है 2026 का, ठीक है। ये किसको मिला हुआ है? ये बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? ये मिला है दलाई लामा को, ठीक है। दलाई लामा के बारे में जानते हैं। दलाई लामा एक स्पिरिचुअल लीडर है और तिब्बतियन जो बौद्धिस्ट है ना, उनके करंट 14 लीडर हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, बस। ओके, इनको नोबेल का पीस प्राइज भी मिल चुका था 1989 में। इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अवार्ड आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, दलाई लामा को मिला था, ठीक है। ग्रेमी अवार्ड था 2026 इन बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन सा स्टेट बन चुका है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा है? तो बच्चों, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला स्टेट बन चुका है गुजरात, ठीक है। याद रखना, व्हाट इज द रिन्यूएबल एनर्जी, इसको पहले मैं डिस्कस करता हूँ और नंबर 2 पर कौन है वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखो, अभी तक राजस्थान था रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे आगे, ठीक है, बट अब रिसेंटली गुजरात हो गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता था, मैंने बता दिया। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म ना हो। जैसे ऐसी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाना जो कभी खत्म ना हो, जैसे विंड एनर्जी। विंड कभी खत्म नहीं होगी। सोलर एनर्जी, सनलाइट कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। वर्ल्ड कैंसर डे एवरी ईयर 4 फरवरी को सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। और अब क्योंकि 3 साल तक के लिए 2025, 26, 27 तक के लिए इसको सेलिब्रेट करा जा रहा है, तो इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इंपॉर्टेंट थीम नहीं है, बस याद रखना कैंसर डे कब मनाया जाता है। 16 फाइनेंस कमीशन आ चुका है। तो इसके जो चेयरपर्सन है डॉक्टर अरविंद पनगरिया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, ठीक है। तो डॉक्टर अरविंद पनगरिया इनके चेयरमैन है, जो किसी टाइम पर नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन भी थे, ठीक है। लेकिन अभी राइट नाउ चेयरपर्सन है ये फाइनेंस कमीशन के। व्हाट इज द फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बाकी और मेंबर के नाम भी आपको याद रखना है, जैसे
एनी जॉर्ज है मैथ्यू हैं, इसके फुल टाइम मेंबर हैं ये श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं। डॉक्टर मनोज ठीक है पंडा है, इसके अलावा डॉक्टर निरंजन हैं, इसके अलावा डॉक्टर सौम्या कांति घोष है। अच्छा ये दो पार्ट टाइम मेंबर हैं, बाकी सारे के सारे फुल टाइम मेंबर हैं। ठीक है, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताना इसमें। अच्छा, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। हर एक 5 साल पे फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट बनाता है, एक तरह से समझो। ये काम क्या करता है, जितना भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज, तो ये बताता है, ये मतलब एक रिपोर्ट तैयार करता है कि आपको इसमें से स्टेट को कितना देना चाहिए और आपको अपने पास कितना रखना चाहिए, ये रिकमेंडेशन देता है। इसका इसका मतलब इसने रिकमेंडेशन देती है। रिकमेंडेशन का मतलब ही ये बाइंडिंग नहीं है किसी भी तरीके से, गवर्नमेंट चाहे इसको माने या ना माने, सिंपल सी बात समझे। बस आपसे क्वेश्चन ये पता है, ये रिकमेंडेशन देता है कि स्टेट का शेयर कितना होना चाहिए उस पैसे में से और सेंट्रल का शेयर कितना होना चाहिए। इज दैट क्लियर बच्चों, इतना बताओ। अच्छा क्या है, जब भी आप मेरी वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे आगे। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ इस वीडियो को, तो लाइक करा करें, कमेंट करा करें और अपना रिव्यू जरूर दिया करें। ठीक है, कि लाइक आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड में मैं लास्ट वीडियो के बारे में बताऊंगा कि कौन विनर रहा, किसने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए। इस वीडियो में भी आप भी यस नो करके मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले कुछ भी टाइप करके आंसर दिया करें। ठीक है, आंसर जरूर देना है आपको। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। ठीक है, सजेशन ये भी देगा कि आप स्टेट्स को ग्रांट दे सकते हैं, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, बस और कुछ नहीं है इसके बारे में। मणिपुर के न्यू चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, याद रखिएगा। मणिपुर जो है अभी वायलेंस देखने को मिल रहा था मणिपुर में, पर वहां प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया। कमेंट में बताइए किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। ठीक है, दूसरा कमेंट में बताइए हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, इन इंडिया, और किस किस आर्टिकल में आती हैं। दो क्वेश्चन आपको बताना है इससे रिलेटेड। अब ये मैं बताता हूँ आगे। वायलेंस बहुत हो रहा था मणिपुर में, फिर वहां की स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया। कमेंट में ये बताइए प्रेसिडेंशियल रूल एक बार में कितने टाइम तक के लिए लग सकता है, मतलब ठीक है, और मैक्सिमम टाइम उसका कितना हो सकता है, ये दोनों ही चीजें बताना। ये क्वेश्चन लिखते रहिएगा, ठीक है। सब कुछ करंट अफेयर में मैं लगाऊं ये जरूरी नहीं है, जितने क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो भी जरूरी है, याद रखिएगा इस चीज को। इसलिए उनसे क्वेश्चन आना भी लाजमी है, तो आपको उतने क्वेश्चन भी तैयार करके रखना पड़ेंगे। ठीक है, तो अब जो इनके नए चीफ मिनिस्टर बने हैं ये बीजेपी के हैं, इनका नाम है ठीक है यमनम, ठीक है सिंह करके कुछ, यमनम खेमचंद सिंह। ओके, ये बेसिकली ठीक है, ये मणिपुर के सीएम है। अब यहाँ पर लाइक डिप्टी सीएम्स कौन कौन से हैं, नेमचा किमगेन है, ये कुकी कम्युनिटी से हैं, और लॉडी देखो हैं, ये नागा कम्युनिटी से हैं। अब लाइक मणिपुर में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, तो दो कम्युनिटी हैं वहां पर मेजरली, एक है कुकी, एक है मैती। दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। ट्राइबल कम्युनिटी है, बोथ आर ट्राइबल कम्युनिटी। द कॉन्फ्लिक्ट आर मेनली बिटवीन द मैती कम्युनिटी, ठीक है, मोस्टली इन इम्फाल वैली। मैती कम्युनिटी कहाँ रहती है, इम्फाल वैली में, जो मणिपुर का इम्फाल इलाका है वहां पर। एंड कुकी ट्राइबल ग्रुप्स, ओके, ये मोस्टली रहती है हिल एरिया में। इट वाज ट्रिगर्ड बाय द प्रोटेस्ट ओवर द डिमांड ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, स्टेटस टू मैती विच ट्राइब ग्रुप अपोज्ड। तो सिंपल सी बात समझो, जो मैती के लिए ट्राइबल ग्रुप का स्टेटस की डिमांड चल रही थी, उसको लेकर के ये बात बढ़ी आगे, और आगे बढ़ती रही तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। द वायलेंस लेड टू लॉस ऑफ लाइव्स। अब ये वायलेंस ने बहुत ज्यादा जाने ली, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कई थाउजेंड ऑफ पीपल्स का माइग्रेशन हुआ यहाँ से, तो बाद में चल के यहाँ पर वो लगाया गया। तो अभी जाकर के यहाँ पर गवर्नमेंट बनी है, और नए प्रेसिडेंशियल रूल हटके गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि जब प्रेसिडेंशियल रूल होगा तो कोई भी वहां पे चीफ मिनिस्टर वगैरह कुछ नहीं होगा, प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में वो चीज चली जाएगी। अभी राइट नाउ जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वहां पर वो ये बने हैं, इनका नाम है यमनुम खेमचंद सिंह, और दो डिप्टी सीएम है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा।
ओके, एक रिवर है, डिस्प्यूटेड रिवर है अभी रिसेंटली, तो इसका नाम याद याद रखना, पेनियार रिवर है। ये डिस्प्यूटेड रिवर है, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है इसका। किस किस के बीच में? तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। ठीक है, याद रखना ये है पेनियार रिवर। ठीक है, याद रखिएगा ये है पेनियार रिवर। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में इसका डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ओके, चलिए बाकी कमेंट में और एक चीज बताइए मेरे को, और किस रिवर का बड़ी रिवर है? कावेरी है या फिर कौन सी रिवर है? मैं हिंट दे देता हूँ, जिसका डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया अनाउंस द सेपरेट, ठीक है, एडरली बजट। यार ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पहला स्टेट बना है केरला इंडिया का जिसने एडरली बजट पास किया है। एडरली क्या है? यानी कि सपोज दैट स्टेट गवर्नमेंट का, केरला गवर्नमेंट का 100 रुपीज बजट है एग्जाम्पल के तौर पे, ये पहले से ही कह देंगे कि भाई 20 रुपीज इसमें से ओल्ड एज लोगों के लिए, एडरली बजट उसको कहते हैं, यानी कि ओल्ड एज लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पर ये पहले ही कह देंगे। तो ये 20 रुपीज जो कुछ लगाएंगे सारे के सारे किसी भी फॉर्म में ओल्ड एज पर्सन के लिए लगाएंगे। अब इसमें से इन्होंने क्या बोल दिया है कि ये जो टोटल जितना भी इनका बजट है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से 19% किसके लिए है? एडल्टली लोगों के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने एडल्टली बजट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को देखते हुए, साउथ इंडियन स्टेट बहुत बेटर काम कर रहे हैं एजुकेशन में, हेल्थ में। ठीक है, जो इंडिया की बेसिक लाइक चीजें हैं उन पर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं, सॉरी, तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 79 संतोष ट्रॉफी किसने जीती? इसका विनर था सर्विस और रनर था केरला। असम में हुई थी बच्चा ये ट्रॉफी। आप कमेंट में बताइए संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेट करती है। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं हर एक टॉपिक में से आपको दूंगा, कमेंट में बताना है आपको, और नेक्स्ट वीडियो में वो आपका नाम भी अनाउंस करूंगा, जो भी इस वीडियो का विनर रहेगा जिसने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। इसके आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, इंडियाज पोजीशन इन द एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2026। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या पोजीशन थी, लेकिन मैं बता देता हूँ। 7th पोजीशन थी, और हुआ कहाँ था ये? एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप चाइना के तेंजिन शहर में हुआ था। ठीक है, एथलीट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द लोकसभा स्पीकर, सॉरी, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन लोकसभा स्पीकर रिमूव। मैं एथलीट पढ़ गया, कहीं और दिमाग था, सॉरी। आर्टिकल कौन सा लोकसभा स्पीकर से रिमूवल से रिलेटेड है? तो पहले इसके पीछे की स्टोरी जानो। आप जानते हैं कि देखो, गवर्नमेंट जिसकी भी सेंट्रल में होगी, यानी कि लोग, ठीक है, तो उसी का लोकसभा स्पीकर होगा। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राइट नाउ है ये। तो इन पर कंसिस्टेंटली बाइजनेस के आरोप लगते रहे, इस चीज को समझ लें। अब अगर बाइजनेस के आरोप लगते गए तो सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या किया है, इन पर अपोजिशन ये चाह रही है कि इनको रिमूव करा जाए। तो किस आर्टिकल में आता है स्पीकर का रिमूवल? 94 सी में आता है। ठीक है, फॉर द रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 94 सी। बात तो यहाँ खत्म हो गई। अब रिमूवल कैसे होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 94 सी, लोकसभा स्पीकर कैन रिमूव बाय द रेजोल्यूशन पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, यानी कि हाउस के बस मेंबर मेजॉरिटी में एक रेजोल्यूशन पास कर दें, यानी कि 50% से ज्यादा वोटिंग कर दें, तो लोकसभा स्पीकर को रिमूव कर दिया जाएगा। अ रेजोल्यूशन मस्ट बी मूव्ड इन द लोकसभा। याद रखना, ये रेजोल्यूशन अगर लोकसभा स्पीकर को हटाने का है तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा और यहीं पास होगा। रिक्वायर्ड मेजोरिटी सपोर्ट of the total membership, not just those the present and voting। ठीक है, मेजोरिटी चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। इन केस अगर
लोकसभा स्पीकर हटा दिए जाते, अभी तो नहीं हटे हैं लेकिन हटा दिए जाते, तो उनकी जगह डिप्टी स्पीकर काम करते, और डिप्टी स्पीकर भी पे भी यही चीज अप्लाई होती है। ठीक है, कमेंट में बताइए राइट नाउ लोकसभा स्पीकर एज वेल एज डिप्टी स्पीकर कौन है। ठीक है, एक कमेंट में क्वेश्चन ये बताइए, क्या लोकसभा स्पीकर को मेंबर ऑफ लोकसभा होना जरूरी है या नहीं। ठीक है, आगे चलते। केरला के फर्स्ट कंप्लीटली ब्लाइंड वुमेन जज बनी है, इनका नाम है थान्या नाथन सी। क्या नाम है? थान्या नाथन सी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इनका कंप्लीटली ब्लाइंड वुमेन जज है ये। ठीक है, अब इन द जुडिशरी सिस्टम फर्स्ट पर बात और करेंगे। देखो, इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जे कानिया। फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट थी जस्टिस फातिमा बीबी। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जस्टिस लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जज थी। फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस जस्टिस के जी, ठीक है, बालकृष्णन। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ अ हाई कोर्ट जस्टिस अन्ना ठीक है, चैंडी, केरला हाई कोर्ट की थी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश पीरियड, तो इनके कौन थे? सर मॉरिस। ठीक है, सर मॉरिस इनका नाम था, इनको ध्यान रखिएगा। एक चीज बताइए, फेडरल कोर्ट कहां पर था, इसका कमेंट में आंसर दीजिए मेरे को। द फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज जस्ट, ठीक है, तो ये कौन थे? वाज जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, इनको अहम हिदायतुल्ला भी कहते हैं। ही ऑल्सो लेटर सर्व वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इवन एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो याद रखिएगा, देखो, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है ना किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे अभी सीपी राधाकृष्णन अपनी पोस्ट से रिजाइन देते हैं, सपोज करें, तो उनकी जगह पर थोड़े टाइम के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता वाइस प्रेसिडेंट का, तब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को कौन संभालेगा? वो संभालेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन केस प्रेसिडेंट नहीं होता, इस दिमाग को अपने दिमाग में रख लेना इस क्वेश्चन को। तो इन केस अगर प्रेसिडेंट पर्टिकुलर टाइम के लिए ना हो, उसने रिजाइन दे दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी पोस्ट को संभालता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एट द सेम टाइम दोनों ही ना हो, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट को कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पर जब एम हिदायतुल्ला साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तब उस पर्टिकुलर टाइम में ना ही प्रेसिडेंट था ना ही वाइस प्रेसिडेंट था कंट्री में, तब इनको कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालना पड़ा था। इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल वुमेन डे 13 फेब को सेलिब्रेट करा जाता है इन द ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू वाज प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर थी। ठीक है, और इसके अलावा इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। ठीक है, इनकी पोएट्री के लिए, इनकी लिरिक्स एंड पोएट्री को, और ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी। आप कमेंट में बताइए किस स्टेट की थी। ओके, इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में समझ लीजिए। 8 मार्च को एवरी ईयर सेलिब्रेट करा जाता है। पर्पस होता है इसका टू सेलिब्रेट वुमेन अचीवमेंट एंड प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन राइट्स। ठीक है, स्टेट वाज द नेशनल पल्स आत्मनिर्भर मिशन लॉन्च करा है स्टेट ने। पहली बात तो समझो आत्मनिर्भर मिशन क्या है, इसके अंडर कई सारे मिशन लॉन्च करे गए हैं। पहली बात तो समझो आत्मनिर्भर क्या हुआ। इन द टाइम ऑफ कोविड-19, जब कोविड-19 आया इंडिया में, तब क्या दिक्कत थी? सडनली ऐसी सिचुएशन हो गई, हमारे पास कुछ चीजों की कमी पड़ने लगी और हम इंपोर्ट के लिए उस पर डिपेंडेंट थे, और बहुत सारी कंट्रीज ने देना से मना कर दिया था, जैसे मेडिसिन, जैसे बहुत सारी चीजें थी। तो इंडिया ने उस वक्त में सोचा, नहीं भाई, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम एटलीस्ट इतना प्रोडक्शन करेंगे कि हम अपने यहाँ पर अपनी चीजों को अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट बना रख सकें, इतना बना सकें कि हमारे लिए वो पूरी हो जाए, हमें किसी के आगे झुकना ना पड़े। तो इसीलिए आत्मनिर्भर मिशन एक पल्सेस के लिए भी लॉन्च करा गया। ठीक है, ये बेसिकली मध्य प्रदेश के में लॉन्च करा गया है। ठीक है, और इसका काम क्या? टू मेक सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। इट इम्पल्सेस प्रोडक्शन, फोकस क्रॉप ऑन तूर मींस अरहर की जो दाल होती है, उड़द, एंड लेंटिल।
मसूर की दाल, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस कहाँ लॉन्च करा गया, लॉन्च इन मध्य प्रदेश स्टेट से स्टार्ट करी गई। क्यों करी गई, क्यों करी गई, तो मेरे को कमेंट में बताओ। इस कमेंट मतलब इस क्वेश्चन में इसका आंसर है कि सबसे ज्यादा पल्सेस का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है बच्चों, ठीक है, ओवरऑल। तो इसका आंसर यही है। आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट के बारे में समझ लो क्या होता है। आत्मनिर्भर भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया 2020 में कोविड 19 पैंडेमिक में, ठीक है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना बाय स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना, रिड्यूस करना डिपेंडेंसी को, और इंपोर्ट को रिड्यूस करना, प्रमोट करना लोकल इंडस्ट्रीज को। यानी कि बताओ बच्चों, यहाँ क्या एमएसएमईज को प्रमोट करने की बात नहीं चल रही है? एमएसएमईज की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। स्टेट यूटी लॉन्च लखपति बिटिया योजना। लखपति बिटिया योजना बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। सिंपल सी बात है, क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर घर में दो चिल्ड्रंस हैं, एक लड़का है, एक बॉय है, एक गर्ल है, और माँ बाप इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं है कि वो दोनों की पढ़ाई को लाइक कर सकते हैं, और उन्हें लगता है कि जाहिर सी बात है, अगर आप टिपिकल इंडियन सोसाइटी में देखेंगे तो गर्ल की एजुकेशन को ही कहीं ना कहीं थ्रेट किया जाता है, उनको इतना नहीं वो करा जाता है इंकरेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स या विमेन को ये समझा जाता है कि शादी के बाद तो इनका दूसरा ही घर है, हम क्यों इनको इन्वेस्ट करें, और पैसा तो देना ही है शादी में। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी, इसका नाम है लखपति बिटिया योजना। आप बच्चे को स्कूल में डाल दीजिए, उसकी एजुकेशन होने दीजिए, एक सर्टेन लेवल के बाद में गवर्नमेंट उसको सर्टेन लाइक अमाउंट देगी। अब कितना अमाउंट देगी इसके बारे में ऑलमोस्ट 1-2 लाख रुपए का है, बस इतना समझ लीजिए, इतना देगी तो माँ बाप के दिमाग से भी टेंशन खत्म होती है, ठीक है। तो लखपति बिटिया योजना दिल्ली गवर्नमेंट के लिए थी, इतनी सी बात याद रखना। यहाँ से बच्चा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बहुत खतरनाक चीज हुई है, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ तो बेस ईयर चेंज करा गया है, जीडीपी का, सीपीआई का और आईआईपी का, ठीक है, तीनों इंडेक्स हैं ये। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को दिखाता है, ठीक है, कि पर्टिकुलर टाइम में उस कंट्री में कितना पैसा है, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए आपकी सिंपल नॉलेज के लिए। बाकी इस सबको मैंने अपनी स्टैटिक इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किया है। व्हाट इज आईआईपी, व्हाट इज सीपीआई, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और इसके अलावा आईआईपी, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ओके। तो बेस ईयर क्या होता है, जैसे आज अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास आज कितने पैसे थे, तो आप ये कहेंगे सर मेरे पास 100 रुपीज है। आप मान लीजिए ये कहते हैं, या आप कहते हैं मेरे पास 120 रुपीज है। मैं कहूं कि कल के कंपैरिजन में कितने पैसे थे, कल कहेंगे आप सर मेरे पास एग्जाम्पल 100 रुपीज थे तो मेरे पास 20 रुपीज ज्यादा है, आप यही कहेंगे। तो बेटा जो भी लास्ट, जो भी एक ईयर से कंपैरिजन होता है पिछले एक ईयर से, वही बेस ईयर होता है। पहले किसी और ईयर से कंपैरिजन हो रहा था, लेकिन अब ये चेंज करके आगे के ईयर पर शिफ्ट करा गया है। अब कंपैरिजन अगर जीडीपी का होगा तो 2022-23 की जीडीपी से होगा। अब कंपैरिजन अगर सीपीआई का होगा तो 2024 के सीपीआई से होगा। और अब अगर कंपैरिजन न्यू बेस ईयर से होगा, सॉरी आईआईपी से होगा तो 2022-23 से ही होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पार्टी वॉन द बांग्लादेश पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2026 विद 2/3 मेजोरिटी। तो सिंपल समझिए कौन सी पार्टी ने बांग्लादेश का पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। इनकी एक लीडर थी पहले, तो बताइए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, उनकी डेथ हो गई थी। 290 प्लस सीट्स लेकर आई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 290 जनरली 209 लेकर सीटें आई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बाकी इस्लामिक है, बाकी और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और राइट नाउ जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है लाइक आई थिंक ताहिर हुसैन नाम है, ठीक है, आई डोंट नो, ताहिरी आई थिंक नाम है। आप कमेंट में बताइए क्या है इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम जो अभी बने हुए हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से। आई थिंक ताहिर तो नाम है, मुझे सरनेम नहीं याद है इसका, ठीक है। देयर वाज द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इंडिया एआई
समिट जो हो रही है वो न्यू दिल्ली में हो रही है, ठीक है। लुक इज इन भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम is in New Delhi. Who approved the polio vaccine? ठीक है, नॉव V2 मैन्युफैक्चर बाय विच इंडियन कंपनी। तो देखो पहले समझो नॉव V2 के बारे में। इसका पूरा नाम है द नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, ठीक है। इट इज द नेक्स्ट जनरेशन जेनेटिकली स्टेबल वैक्सीन यूज टू कॉम्बैट। बेसिकली क्या है, ओरल वैक्सीन है, इंडियन एक कंपनी है, इसका नाम है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। इसको WHO ने अप्रूवल दे दिया है। ये ओरल वैक्सीन है, किसके लिए? पोलियो के लिए, बस। अब इसका बहुत ज्यादा आपको अंडर नहीं जाना है। अंडर PM रिलीफ राहत स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम कैशलेस ट्रीटमेंट अमाउंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो सपोज दैट किसी का अगर कार एक्सीडेंट या फिर किसी भी रोड एक्सीडेंट में एक्सीडेंट होता है, तो उसको एटलीस्ट 1.5 लाख तक का 1,50,000 तक का कैशलेस ट्रीटमेंट फ्री दिया जाएगा अंडर द PM राहत स्कीम, ठीक है। वो बिकम द फर्स्ट बॉलर 700 विकेट लिए हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में। ये राशिद खान है, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, ये बॉलर हैं, इन्होंने 700 विकेट दिए हैं। कमेंट में बताइए राशिद खान IPL की किस टीम से परफॉर्म करते हैं? Where was the 39 अफ्रीकन यूनियन समिट हेल्ड? तो अफ्रीकन यूनियन समिट कहाँ पे हुई है 2026 की? ये हुई है इथोपिया में, ठीक है, अदाबा इथोपिया में। द स्ट्रेट ऑफ हरमुज कनेक्ट बिटवीन विच टू सीज। देखो इस बार कम से कम आप कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हो 2 से 3 क्वेश्चन आपको ईरान क्राइसिस पर, स्टेट ऑफ हरमुज पर आने ही आने हैं। तो स्टेट ऑफ हरमुज मैंने ऑलमोस्ट हर एक कहीं ना कहीं से, मतलब ईरान क्राइसिस को मैंने जोड़ा ही हुआ है किसी ना किसी वीडियो में। तो जितने भी क्वेश्चन ईरान क्राइसिस से बनना है भाई मैं करा रहा हूँ, और उनको कर लेंगे तो पक्का 3 क्वेश्चन जाएंगे आपके एग्जाम में इससे, ठीक है। तो स्टेट ऑफ हरमुज किन 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? ये करती है, आपको देखा जाए तो बेसिकली गल्फ ऑफ ओमान को करती है, और ठीक है, और यहाँ पर करती है गल्फ, और ये है पर्शियन गल्फ। जस्ट अ मिनट, ये किस किस को कनेक्ट करती है? गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ को, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, सॉरी एक चीज सुनिए, हाँ, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, आगे जाके अरेबियन सी में कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज को कनेक्ट करती है? देखो इसमें ईरान इसके नॉर्थ में है, ठीक है, और ओमान एंड UAE साउथ में है। ये ओमान है और ये UAE है, ये देख सकते हैं आप, ये साउथ में इसके, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम रेल टनल, पहले तो नो डाउट ये नई चीज हुई है, एक टनल बनाई जा रही है पानी के अंदर, ठीक है, रेल के लिए भी और रोड के लिए भी। इस टाइप की होगी, देख सकते हैं आप लोग, नीचे ऊपर पानी चलेगा, अंदर से रोड निकलेगी, रेल निकलेगी। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाई जा रही है आसाम में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कमेंट में बताइए इंडिया की अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर लोकेटेड है? विच स्टेट डिक्लेयर्ड टाइडल फ्लडिंग एज द स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर फॉर फर्स्ट टाइम? तो टाइडल फ्लडिंग को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर में किसने रिकॉग्नाइज किया है, किसने डिक्लेयर किया है? केरला को। लेक विक्टोरिया के बारे में सुन लीजिए, लार्जेस्ट लेक है, किस कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट लेक है इसके बारे में बता देते हैं, और क्यों न्यूज में थी ये भी बताना जरूरी है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट लेक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, याद रखिए। अच्छा, क्यों ये न्यूज में थी? बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रही थी यार, इतनी बड़ी लेक, ठीक है, किसी कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक होने की वजह से पॉल्यूटेड हो, तो इस पर इसलिए न्यूज में थी। द ऑथर ऑफ द बुक सागा हु, ठीक है, हु रिमा जनरली ये हिंदुज्म पे बुक है। द ऑथर ऑफ सागा, बुक का नाम क्या है पूरा? द ऑथर ऑफ सागा, द सागा हु reimagined Hinduism, the life, lesson and legacy
ऑफ श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु पर ये बेसिकली लिखी गई है। इसके राइटर कौन है? शशि थरूर है, सीनियर कांग्रेस लीडर है, बहुत बड़े, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? असम में, ठीक है, मतलब कहाँ लॉन्च किया गया? स्टेट असम में। अब ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? देखो, जितना भी यूनियन बजट में इसका बोला गया था, लेकिन अब लॉन्च किया गया है सेकंड फेज इसका। ये जो स्ट्रेटेजिकल विलेज है, जो बॉर्डर पर विलेज होते हैं, जो लाइक किसी भी कंट्री से लगते हैं, ठीक है, वहां पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर विलेज होते हैं ना, तो वहां पर लाइफ की कंडीशन को इम्प्रूव करा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इम्प्रूव करा जाएगा, सिक्योरिटी वगैरह भी इम्प्रूव करी जाएगी, ठीक है, वो काम है इसका। अब क्यों जरूरी है ये सब करना? देखो मैं बताऊँ, सपोज दैट ये चाइना है, ये इंडिया है, हमारा अगर विलेज यहाँ पर कोई है और चाइना का विलेज यहाँ पर कोई है, और दोनों कंट्रीज की आर्मी है यहाँ पर, तो अगर विलेजर्स रहेंगे ना, तो आर्मी का डिस्प्यूट होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। की एम क्या है? यहाँ से माइग्रेशन, बॉर्डर एरिया का स्टॉप करा जा सकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सकता है, ठीक है, बस। द रिजर्व लॉन्च, टाइगर रिजर्व लॉन्च द टाइगर रिजर्व, विच टाइगर रिजर्व लॉन्च द वनजीवी दीदी इनिशिएटिव इन्वॉल्व फॉर वुमेन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो पहले इसको समझो, वनजीवी दीदी इनिशिएटिव कहाँ शुरू किया गया? ये झारखंड स्टेट में शुरू करा गया। क्या होगा अगर सपोज करो बहुत बड़ा फॉरेस्ट है और वहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, तो वुमेन की ऐसी टीम्स बनाई गई हैं जो इलीगल माइनिंग को रोकेंगी, इलीगल ट्रेडिंग को रोकेंगी, जैसे वहां से लकड़ी वगैरह काट कर ले जाई जा रही है, इन सब चीजों को रोकेंगी। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ये इनिशिएटिव कहाँ शुरू करा गया? झारखंड में। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? वुमेन एम्पावरमेंट मजबूत, मतलब बढ़ेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन होगा, ठीक है, बस, और कुछ नहीं, इनकम एंड सस्टेनेबली लाइवलीहुड आएगा, बस। स्टेट अवर लेडी ऑफ ग्रेस, ठीक है, कैथेड्रल लोकेटेड रिसेंटली अवॉर्डेड बाय यूनेस्को। तो देखो, ये अवर लेडी ग्रेस कैथेड्रल जो ये है, ये चर्च है बेसिकली, इसको यूनेस्को ने अवार्ड दिया है, ठीक है, अवार्ड दिया है। तो ये कहाँ पर है? यहाँ महाराष्ट्र का वसई है ना, उसकी पालघर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये पड़ता है, अब ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, किसी भी कीमत पर आएगा। हुज स्टैच्यू रिप्लेस एडवन लुटियंस स्टैच्यू एट राष्ट्रपति भवन। तो किसने? ये एडवन लुटियंस है। एडवन लुटियंस बेसिकली आर्किटेक्चर्स थे, ठीक है, आर्किटेक्चर थे, इन्होंने राष्ट्रपति भवन और कई सारी चीजें डिजाइन की थी, ठीक है, और इंडिया डीकॉलोनाइजेशन कर रहा है, तो अब इनके स्टैच्यू को रिप्लेस करके सी राजगोपालाचारी, इंडिया की लास्ट गवर्नर जनरल का बेसिकली स्टैच्यू लगाया गया राष्ट्रपति भवन में, सी राजगोपालाचारी। अबाउट लुटियंस के बारे में समझ लो, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे, इन्होंने न्यू दिल्ली को डिजाइन किया था। ही इज नोन एज प्लानिंग लैंडमार्क लाइक राष्ट्रपति भवन, राजपथ, जिसको हम कर्तव्य पथ भी कहते हैं, ठीक है, वेस्टर्न बिल्डिंग, ठीक है। इसके अलावा कई सारे आर्किटेक्ट, मतलब कई सारी चीजें उन्होंने डिजाइन की थी। अब इतना सब कुछ आपको नहीं जानना, बस याद रखना है सी राजगोपालाचारी का स्टैच्यू यहाँ पर लगाया गया है। इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे ये, लास्ट गवर्नर जनरल भी थे इंडिया के, ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी थे, इंडिपेंडेंट इंडिया, बस, और कुछ आपको नहीं जानना। और इनको भारत रत्न भी मिला था 1954 का। What is the name of India's first anti-terrorism policy released by MHA? Ministry of Home Affairs ने इंडिया की फर्स्ट एंटी टेररिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया, इसका नाम है प्रहार, बस। Who became the player with the most matches in women's international cricket? तो कौन सी विमेन क्रिकेटर बन चुकी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं? उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। 356 मैचेस ये अपनी लाइफ में खेल चुकी हैं टोटल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी द, ठीक है, इटर्नल स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली बुक लिखी है विजय गोयल,
ये हैं विजय गोयल, ठीक है, ये दिल्ली बीजेपी के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं, ठीक है, इनकी ये बुक है। हु वॉज द अपॉइंटेड इंटरिम सीईओ ऑफ नीति आयोग? तो पहली बात तो समझो नीति आयोग के अभी सीईओ कौन थे, कमेंट में बताइए, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उनका बेसिकली टेन्योर पूरा हो चुका था, बल्कि और थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा और कर लिया, तो अब नया सीईओ आने की बारी आ चुकी थी। लेकिन अभी नया सीईओ आने में टाइम था या फिर लग सकता था, या गवर्नमेंट अभी अपॉइंट नहीं करना चाह रही थी, तो एज अ थोड़ा टेम्परेरी पीरियड के लिए इन्होंने निधि, ठीक है, शिब्बिर को बेसिकली नीति आयोग का एंतरिम सीईओ अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग बताइए, नीति आयोग कमेंट में बताइए किस बॉडी को रिप्लेस करके लाया गया और कब लाया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी बताइए। नीति आयोग देख लीजिए, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल पॉलिसी थिंक टैंक है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। काम क्या करता है ये? सेंट्रल लेवल पर पॉलिसी की प्लानिंग करता है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को डिजाइन करता है, ये सब इसके काम है। वैसे हम स्टडी में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, की रोल मैंने बता दिया। हु वॉज नेम ग्लोबल चैंपियन ऑफ द रोड सेफ्टी बाय यूनाइटेड नेशन? तो रोड सेफ्टी इनिशिएटिव जो है, ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी इनिशिएटिव जो है यूनाइटेड नेशन का, उसके एम्बेसडर बनाए गए सचिन तेंदुलकर। काम क्या है इस इनिशिएटिव का? तो सिंपल सी बात है, अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द लाइक आप जो ड्राइविंग कर रहे हैं उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि डेथ वगैरह और एक्सीडेंट वगैरह कम हो। पीएम नरेंद्र मोदी become the first Indian Prime Minister to address Parliament NESET of which country? तो पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली इसराइल की पार्लियामेंट को एड्रेस किया, ठीक है। याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम कोई प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जो इसराइल की पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे। अब एक बात बताइए, इसराइल ने इनको फर्स्ट कौन सा अवार्ड दिया है वहां पर, ठीक है। विच स्टेट पुलिस launch operation crackdown to curb misuse of mule bank account in cyber fraud? तो तेलंगाना पुलिस ने बेसिकली ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है, ये साइबर फ्रॉड जो होते हैं उनसे बचने के लिए। वेयर इज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 हेल्ड? तो ये कहाँ पर हुई है? इसकी अपनी सिल्वर जुबली थी, 25वीं समिट थी, ये न्यू दिल्ली में हुई है। बस ग्राम पंचायत बाय रिकॉग्नाइज ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेट जीरो पंचायत कौन सी बन चुकी है? ये बेलग्राम पंचायत है, ठीक है, भंडरा महाराष्ट्र। अब नेट जीरो पंचायत, नेट जीरो का मतलब क्या है? ये जितना भी कार्बन को प्रोड्यूस करते हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कार्बन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। ये देखिए बाय द सोलर एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज। नेशनल साइंस डे के बारे में देख लीजिए, 2026 का नेशनल साइंस डे की थीम थी वुमेन इन साइंस, ठीक है, कैटलाइजिंग विकसित भारत। ओके, ये डॉक्टर, जस्ट अ मिनट, ये रमन, ये लाइक इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था जो मैंने आपको जनरल साइंस में पढ़ाया। इन साइंटिस्ट का नाम बताइए, ठीक है, जिनके ऑनर में इसको नेशनल साइंस डे को बनाया जाता है ऑल्सो, ठीक है, इसको बताइए। नीसेट मेडल प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है, जिसकी थोड़ी देर पहले बात की थी। वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसराइल के पार्लियामेंट को एड्रेस किया और वहाँ पर उनको नीसेट मेडल दिया गया, ठीक है, बाय द इसराइल, ठीक है। यहाँ पर हमारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए तब भी हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बता दी, लास्ट वीडियो का आपको बताना था कि मतलब मुझे बताना था कि तो लास्ट वीडियो के जो विनर है काजी नौमान, ये बड़ा अच्छा लड़का है, ठीक है। इसके अलावा फुरकान अली, इसके अलावा जो एक न्यू स्टूडेंट है इनका नाम है शिफा सैफी। ये सब लास्ट वीडियो के विनर हैं।
अब आप लोग और कमेंट के आंसर दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा। गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।